जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा। स्ट्रैटेजी विद रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महाद्वीप और महासागरों से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे, चाहे वो चतुष्फलक सिद्धांत हो, लेपवर्थ हो, लव हो या केल्विन हो। हमने सबके सिद्धांत पढ़े, सोलास के हमने सिद्धांत पढ़े। लेकिन उसके बाद में संकुचन के बिल्कुल विपरीत अगर बात करें तो विस्थापन की बात आती है। हमने कल भी बताया था कि संकुचन और विस्थापन के आधार पर दो तरीके के मत थे, जिसमें आज हम विस्थापन के आधार पर मतों को जानेंगे। कौन कौन से विद्वान थे, किसने किसने दिए। सबसे पहले अगर इसकी अगर कहीं शुरुआत होती है तो एक एंटोनियो स्नाइडर थे, जो फ्रेंच के विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले 3 महाद्वीपों को एक मानचित्र में दिखाया, एक सम्मिलित रूप में दिखाया। तो उनका दिखाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि कहीं ना कहीं महाद्वीप जो थे वो एक ही जगह पे स्थिर थे। उसके बाद में सबसे पहले आते हैं एफ.बी. टेलर महोदय, जिनका आप ऊपर लिखा देख सकते हैं, टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। इस परिकल्पना के तहत उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो महाद्वीप हैं वो विस्तारित हो रहे हैं या उनका विस्थापन हो रहा है। तो टेलर महोदय ने सबसे पहले 1908 में इस पर प्रकाश डाला, लेकिन यह 1910 में प्रकाशित हो सका। इनके सामने इनका जो इस महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का जो उद्देश्य केवल यह था कि टर्सरी युग में जो पर्वत हैं, टर्सरी युग में जो पर्वत हैं उनके बारे में इनका परिकल्पना जो थी वह थी। और इनके सामने जो समस्या थी, उद्देश्य और जो इनके सामने समस्या थी, समस्या क्या थी? उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत, आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका है, इसमें ये राकीज पर्वत हमने दिखाया है। उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत, जिसकी दिशा अभी दिशा हम बाद में। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, और यूरोप, यूरेशिया, एशिया में जो अल्पाइन पर्वत थे, जैसे आल्प्स, काकेशस और हिमालय। ये जो अल्पाइन पर्वत थे, आप देख सकते हैं, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका ये दिखाया गया है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका ये वाला, अल्पाइन पर्वत में आल्प्स, काकेशस और हिमालय। इन सब की जो दिशा थी, जो इनका फैलाव था, वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं, और इनका जो था उत्तर से दक्षिण। इनके जो फैलाव के विषय में इनका जो इनके सामने मुख्य समस्या थी। तो इस समस्या का हल निकालते निकालते उन्होंने यह बताया कि जो स्थल भाग है, जो जितना भी पूरे महाद्वीप है, उसके विषय में इन्होंने 2 बातें बताई। एक तो इन्होंने बताया कि जो उत्तरी भाग था वो उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ था, जो दक्षिणी भाग था वह दक्षिणी ध्रुव से लगा हुआ था। लेकिन उसके जो नाम बताए, उत्तरी ध्रुव के पास जो था उसको इन्होंने लारेशिया बताया, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास में था उसको इन्होंने गोंडवाना लैंड बताया। फिर ये बताते हैं कि क्रिटेशियस युग से इनका जो ये सिद्धांत था, इनके सिद्धांत की जो शुरुआत थी वह क्रिटेशियस युग से थी। क्रिटेशियस युग से इनके सिद्धांत की शुरुआत हुई। इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग में
उत्तरी ध्रुव के पास लारेशिया था और दक्षिणी ध्रुव के पास गोंडवाना लैंड था। फिर इन दोनों का क्रिटेशियस युग से ही इन दोनों का विस्तारण शुरू हुआ। उसके बाद में इन्होंने बताया विस्तारण जो था वो किस किस दिशा में था। एक तो विस्तारण जो था वो विषुवत रेखा की ओर था, दूसरा जो विस्तारण था वो पश्चिम में था। एक तो विषुवत और पश्चिम में था, इन्होंने बताया। फिर इनसे पूछा गया कि चलिए भाई ठीक है, मान लीजिए इनका विस्तारण हो गया, लेकिन इनका विस्तारण हुआ कैसे? तो इन्होंने बताया कि विस्तारण जो इनका था वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से था। यानी कि इनसे जब बल की बात की गई तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति बताया इन्होंने, ज्वारीय शक्ति। ठीक, तो इनसे जो बल पूछा गया तो बल के विषय में क्या बताया कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। यानी कि इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक था तो उसका बल इतना लगा कि ये जो महाद्वीप थे ये विस्तारित होने लगे। तो लोगों ने कहा भैया ऐसा कैसे, इतना चंद्रमा का बल कि इतना बड़ा भूभाग एकदम से विस्तारित होने लगा, उसके पहले का क्या? फिर इनकी आलोचना होने लगी। जब आलोचना होने लगी तो इनकी आलोचना में दो तरीके की मुख्य बातें आई। इनकी आलोचना यहाँ से हो गई, इन्होंने पर्वतों के क्रम, पहली बात तो इन्होंने ये जो थे क्रिटेशियस युग के पहले के जो पर्वत थे, टर्शियरी युग के पहले के जो पर्वत थे, टर्शियरी युग के पहले के जो पर्वत थे उनके विषय में ये जानकारी नहीं दे पाते हैं, यहीं पे ये फेल हो गए। उसके बाद में ये पर्वत के जो क्रम हैं, पर्वतों के क्रम के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी, यहीं पे इनका सिद्धांत फेल हो जाता है। हालांकि गोंडवाना, इन्होंने बताया कि विषुवत रेखा की ओर जब गोंडवाना लैंड था, ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ा तो आल्पस पर्वत, काकेशस पर्वत और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। चलिए ठीक है। उसके बाद में जब पश्चिम में विस्तार हुआ तो रॉकीज और एंडीज पर्वत की विस्तार वो हुआ, उद्भव हुआ। तो इन्होंने जब विस्तार तो बता दिया, फिर इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं वह सियाल के बने हैं। महाद्वीप किससे बने हैं? सियाल के बने हैं, और ये सीमा पे तैर रहे हैं, सीमा पे तैर रहे हैं। चलिए जब बिना किसी रुकावट के तैर रहे थे तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे ऐसी कौन सी रुकावट आ गई, यहाँ पे ऐसी कौन सी रुकावट आ गई जब एंडीज पर्वत और रॉकीज पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो गया। तो यहीं पे इनका सिद्धांत फेल हो जाता है। इसके बाद में आते हैं वेगनर महोदय। वेगनर महोदय का जो सिद्धांत था थोड़ा इनसे वैज्ञानिक होता है, थोड़ी वो और बातें क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे कटक का निर्माण होता है, कैसे कैसे महाद्वीप, कौन कौन से बल, ये एक और बल अपना एक्स्ट्रा लगाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे महाद्वीपों का विस्तारण हुआ। तो इसके बाद में हम टेलर के बाद में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे किसका? वैगनर का। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इन्होंने इनका जो सिद्धांत था 1910 में आया, 1908 में। ठीक, ये दोनों परीक्षाओं में सन पूछे जाते हैं, तो जो आए अपने हिसाब से सुविधा से लगा दीजिएगा। इन्होंने उद्देश्य इनका क्या था? टर्शियरी युग में पर्वतों के निर्माण से था। समस्या इनके सामने उत्तरी, दक्षिणी और यूरोप के जो रॉकीज, एंडीज, अल्पाइन पर्वत थे, इनका जो फैलाव था, यानी उत्तर से दक्षिण फैलाव इन दोनों का, और इनका जो था पश्चिम से पूर्व आल्पस, काकेशस, हिमालय का। इन तीनों की बात जो थी वो गोंडवाना लैंड की थी। गोंडवाना लैंड से इनका विषुवत रेखा की जब वो बढ़ते हैं तब इनका निर्माण होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। चलिए इसको हम साफ करते हैं तब तक। तो टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के बाद में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है, जिसमें वेगनर महोदय भी वही सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में वेगनर महोदय, पहले तो जान लेते हैं वेगनर महोदय कहाँ के थे। यह एक जर्मनी जलवायुवेत्ता थे, और ये जलवायुवेत्ता के होने के कारण इनके सामने मुख्य समस्या जो थी, या इनका मुख्य उद्देश्य जो था, वह अनेक स्थानों पर
जलवायु परिवर्तन को लेकर था कि अनेक स्थानों पर ये पाते हैं कि वहाँ की विपरीत दशाओं से संबंधित वहाँ की जलवायु है। इन्होंने पाया कि लंदन, पेरिस ऐसी जगहों पर और ग्रीनलैंड ऐसी जगहों पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फर्न मिलती है वह इन्होंने यहाँ पे देखे। ठीक, तो जलवायु की विपरीत दशा में ये थी। दूसरा इन्होंने पाया कि जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश हैं या टुंड्रा जलवायु दशाओं वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे कोयले का मिलना, ऐसी इनके सामने अनेक समस्याएं थी और उन समस्याओं को देखते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत पे काम करना शुरू किया। और इनके सामने एक और समस्या थी कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, इन सब जगहों पर हिमानीकरण के साक्ष्य मिले। अब चूंकि यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, तो इनको जब ये हिमानीकरण के साक्ष्य मिले तो इनके अंदर जिज्ञासा हुई कि आखिर इस जगह पे जो है वह इतना जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ। तो वेगनर महोदय इसी को सिद्ध करने में लग गए कि जलवायु परिवर्तन इतना तो हो नहीं सकता, तो आखिर हुआ कैसे। तो इनके दिमाग में दो तरीके की सोच आई या दो तरीके के थॉट आए। पहला जो था, पहला क्या इन्होंने सोचा, या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो, और दूसरा या तो महाद्वीपों का स्थानांतरण हो। जब जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो तो यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के संतुलन का बिगड़ना आवश्यक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की स्थितियों का फेरबदल हो, तब तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि जलवायु का निर्धारण सूर्य की किरणों के माध्यम से हो रहा है। जब इनकी स्थितियों का जब स्थानांतरण होगा तब जाके जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होगा। तो वेगनर महोदय ने सोचा कि इतना तो होना मुश्किल है। फिर उनके दिमाग में आया कि या तो महाद्वीपों का स्थानांतरण होगा, तो उन्होंने महाद्वीपों का स्थानांतरण के संबंधित विचार करना शुरू किया। और इन्होंने बताया कि शुरुआत में यानी कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप या संपूर्ण स्थल भाग एक ही में सटा हुआ था, एक ही में जुड़ा हुआ था, और जो संपूर्ण भाग था उसको इन्होंने क्या बोला, जो संपूर्ण स्थल भाग था उसको इन्होंने बताया पेंजिया, और जो इसके चारों तरफ जो जल वाला भाग था उसको इन्होंने पैंथालासा बताया। वेगनर ने बताया कि जब ये दोनों ये सब जुड़े हुए थे तब पेंजिया था, और एक विशाल भूखंड जो पेंजिया था और विशाल जो महासागर था या विशाल जलराशि थी उसको इन्होंने पैंथालासा बताया। फिर ये बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन होना शुरू हुआ, और पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो ऊपर वाला जो उत्तरी भाग था दो भागों में बटा, उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड।
इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। और दक्षिणी वाला भाग जो था वो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना जो शब्द है वो गोंड जनजात पे पड़ा, और लारेसिया जो है एक पर्वत के नाम पर पड़ा। उसके बाद में गोंडवाना और लारेसिया और गोंडवाना के बीच में इन्होंने एक टेथिस सागर बताया। जो उथला सागर था उसको टेथिस भूषणिति और टेथिस सागर बताया। और इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है, जो पेंजिया और पैंथालासा है, वो दो दिशाओं में विस्थापित हो रहे हैं। कौन कौन सी? पहला तो भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। तो जब इनसे पूछा गया कि चलिए भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर हुआ, तो इन कौन से ऐसे बल थे जिससे ये विस्थापित हुए? तो भूमध्य रेखा की ओर इन्होंने एक नया बल बताया, टेलर के विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल या प्लवनशीलता बल। और जो पश्चिम की ओर इन्होंने बताया वो वेगनर ने तो सिर्फ चंद्रमा बताया था, इन्होंने एक और जोड़ दिया, कहा लो भैया सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। जब इन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तब भूमध्य रेखा की ओर स्थलखंड विस्थापित हुआ, और पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से इन्होंने रॉकीज, एंडीज और अटलांटिक महासागर का उद्भव बताया। उसमें अटलांटिक कटक अभी हमने बताया था, वो गलती से था, अटलांटिक महासागर की बात की। और जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्होंने गोंडवाना लैंड को जो है भूमध्य रेखा की ओर विस्तारित किया, और अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। बात यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए। साक्ष्यों में, चलिए इसको मिटाते हैं। अगर बात करें इन साक्ष्यों की, इन्होंने बाकायदा साक्ष्य दिए, वैज्ञानिक आधार पे इन्होंने साक्ष्य दिए और बताया। पहला जो इन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर के जो तट हैं, ठीक, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन्होंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ये वाला पूर्वी भाग, और अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, अगर इसको मिलाया जाए तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। इन्होंने क्या बताया, जब इनको दोनों को मिलाया जाए तो जिगसा फिट बताया कि ये दोनों बहुत आसानी से एक दूसरे में मिल सकते हैं, यानी कि अगर जो इन दोनों किनारों को मिलाया जाए तो ये इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। उसके बाद में इन्होंने दूसरा जो बताया, जो जीवाश्म हैं, जीवाश्मों का एक जैसा मिलना, यानी कि एक नाम बताते हैं अभी, मीजोसोस नामक जलीय सरीसृप का इन्होंने उदाहरण दिया, और बताया कि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और अफ्रीका के इस क्षेत्र में
ये जो है मीजोसोस नामक जलीय सरीसृप जीवाश्म पाए जाते हैं। अब एक सवाल ये भी था कि ये तैर के जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा अगर ये तैर के जा सकते हैं तो ऊपर अमेरिका भी था, ऊपर यूरोप भी था, तो वहाँ क्यों नहीं पाए गए। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बात मनवा ली। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये फर्न वनस्पति की का उदाहरण देते हैं, और फर्न वनस्पति में भी ये बताते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था वो टुंड्रा वाले क्षेत्रों में फर्न, जैसे ऊपर ग्रीनलैंड का क्षेत्र था, यूरोप का क्षेत्र था, नीचे नीचे इन्होंने बताया इसमें तो इन्होंने फर्न की बात की। ठीक, नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास में अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसमें उन्होंने कोयला के साक्ष्य पाए, कोयला साक्ष्य पाए। इन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि आखिर यहाँ पे कोयला कैसे मिला। उसके बाद में यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की बात की, यहाँ पे इन्होंने साउथ इंडिया में इन्होंने देखा, और यहाँ अफ्रीका में देखा कि हिमानीकरण के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ, महाद्वीप जितने थे वो सब एक ही भाग में जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जो बल बताया, उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत आलोचना हुई, थोड़ी बहुत क्या अधिक हुई आलोचना, और आलोचना में इनके साथ में क्या हुआ, इन्होंने एक और बात कही थी। इन्होंने बताया था कि जो ऊपरी भाग है या जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हैं, और इसके नीचे जो महासागर थे वो सीमा, इन्होंने 3 परतों की बात की, सियाल, सीमा और निफे। जो बताया कि जो सियाल है वो सीमा पे बिना रुकावट के तैर रहा है, और बिना रुकावट के तैर रहा है, और ये अपना सिद्धांत बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने क्या किया, जलवायु दशाओं की खोज करते करते ये पर्वत के निर्माणों से संबंधित भी चर्चा करने लगे। पर्वतों के निर्माण, ये इतना लालची हो गए कि हम सब चीज एक ही साथ में कर देंगे, पर्वतों का निर्माण भी इन्होंने करवा दिया। और पर्वतों के निर्माण करवाते करवाते पहले तो इन्होंने बात की कि बिना रुकावट, तो पहले तो इन्होंने गोंडवाना लैंड को शिफ्ट किया, गोंडवाना लैंड का विस्थापन किया विषुवत रेखा की ओर, यूरेशिया और अफ्रीका को, मतलब यूरेशिया और अफ्रीका को आपस में टकरवा के इन्होंने अल्पाइन पर्वत की काकेशस हो चाहे आल्पस पर्वत हो, उसका निर्माण करवा दिया। लेकिन जब बात आती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विस्थापन की, तो प्रशांत महासागर में ऐसा कौन सी चीज थी जिससे ये टकरा गए और एंडीज और आकीज जैसे बड़े पर्वतों का निर्माण हो गया, तो वहां पे ये फेल हो जाते हैं। और इन्होंने एक बात की कि जो दक्षिणी ध्रुव था वह डरबन के पास था, जो कि अफ्रीका में बताया, और जो उत्तरी ध्रुव था वह प्रशांत महासागर के मध्य था, उन्होंने प्रशांत महासागर के मध्य बताया। फिर इनकी जो इन्होंने बल बताए थे, पहला कौन सा, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वहीं से इनकी थोड़ी सी आलोचना होना शुरू हुई। पहले तो इनकी आलोचना यहीं पे हो गई बल के माध्यम से, कि पहले जो इन्होंने बल बताया, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल या गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनकी जब ज्वारीय बल की बात की गई तो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल जो था उससे इन्होंने महाद्वीपों का विस्थापन कराया। लेकिन लोग जब वैज्ञानिक साक्ष्य आए तो उसमें पता चला कि सूर्य और चंद्रमा का जब 10 अरब गुना
10 अरब गुना अगर जो हम बल लगाते हैं तब जाके महाद्वीपों का विस्थापन होगा। अगर इतना बल लगेगा तो पृथ्वी तो 1 साल के अंदर जो है जो परिभ्रमण कर रही है वो तो रुक जाएगी। तो यहाँ पे इनका जो बल था वो फेल हो जाता है। उसके बाद में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या था, इसमें बताया गया कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल से लगेगा तो महाद्वीपों में फैलाव नहीं आएगा, महाद्वीपों में जुड़ेंगे महाद्वीप, ना कि फैलेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका फेल हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल था फेल हो जाता है। सबने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल से महाद्वीपों में फैलाव नहीं होगा, जब बल्कि वो एक पास में जुड़ जाएंगे। दूसरा ये फेल हो जाते हैं इसमें कि जो सियाल सीमा पे तैर रहा है वो भी लोग नकार देते हैं कि पहले तो आप बताते हैं कि बिना रुकावट के तैर रहा है, फिर कैसे रुकावट आ गई, वहाँ पे भी ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद में ये पर्वत क्रमों की जब बात आती है तो उसमें भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे इनका भी सिद्धांत फेल हो जाता है। फेल नहीं होता है बल्कि एक आधार के रूप में इनका सिद्धांत बहुत ही काम आता है। इसके बाद में हैरी हेस महोदय आते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आता है, इनका सागर नितल प्रसरण। उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है। तो वेगनर और टेलर कहीं ना कहीं विस्थापन के संबंध में ये दोनों बेस बनाते हैं। और वेगनर का जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाती है तो वेगनर महोदय का सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्ध होने लगता है। और वेगनर महोदय जब इनका वेगनर महोदय का सिद्धांत जब नकारा गया तो वेगनर महोदय क्या करते हैं, उसके साक्ष्य को जुटाने में फिर लग जाते हैं और ग्रीनलैंड के पास में साक्ष्य इकट्ठा करते करते 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये एक्सपायर हो जाते हैं। और उसके बाद में इनका सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जब 1960 में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनके सिद्धांत को वैज्ञानिकता मिल जाती है और कहीं ना कहीं इनकी बातें जो थी वो सच हो जाती हैं। और इनमें एक और आलोचना इनकी होती है कि जो इन्होंने जिग्सा फिट बताया था, जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका जो बताया था उसमें बिल्कुल कायदे से ये फिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये फेल हो जाते हैं। तो ऐसा था इनका वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और टेलर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। इसके पढ़ने के बाद ही आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ पाएंगे। ठीक, तो इसके बाद में हम शुरू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि अगले वीडियो में रहेगी। और आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। विभिन्न परीक्षाओं, चाहे जो परीक्षा हो जिसमें भी जीएस पूछी जाएगी उसमें सब में इम्पॉर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।